नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। बजट के बाद आज हम यहां मिल रहे हैं ये बात करने के लिए कि बजट में कृषि को क्या हासिल हुआ, कृषि को क्या एलोकेट हुआ, कृषि सरकार के जहन में कहाँ थी। दरअसल देश ये जो है खेत और खलिहानों का है, ये सब समझते हैं। इस बात को सरकार समझती है, इस बात को बजट समझते हैं, इस बात को इस देश के किसान समझते हैं जो आपके घर तक अनाज पहुंचाते हैं। सवाल यह कि भारतीय कृषि की तस्वीर कितनी बदली है, सरकार के जहन में नीतियां कैसी थी, क्या नीतियां जहन में रखकर सरकार ने इस बजट में कृषि को जगह दी है, किसानों का क्या होगा, उनके इनकम का क्या होगा, बाजार और मंडी कैसे जुड़ेंगे, किसानों का इनकम कैसे बढ़ेगा। हमारे साथ दो मेहमान हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ रामाकृष्णन एम साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्राइमस पार्टनर्स के, और जो दूसरे मेहमान हैं वो तौसीफ खान साहब हैं, को फाउंडर एंड CEO ग्रामोफोन, नाउ मर्ज विथ उन्नति। एम आई राइट? यस। आपसे शुरू करेंगे रामाकृष्णन साहब की। जब हम कृषि की बात करते हैं, जैसे जेनेरिक बातें कृषि की जो बजट के बाद समझ में आती है, उसके बाद हम उसके बजट के बाद फाइन प्रिंट में जाते हैं। जब एक्चुअली तस्वीर बजट की तब उभरती है जब आप उसके फाइन प्रिंट में जाकर दो लाइनों के बीच की बात समझते हैं। क्या कहेंगे आप? श्योर। अगर आप उस तरह से बात करें कि मुद्दा क्या है, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या था, क्या इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे मेजर चेंज इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स के अराउंड फोकस आया है। हिस्टोरिकली जो हमने देखा है कि हम धान लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं और इसमें पानी का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है एंड आमदनी किसान को कम मिलती है। तो जो कॉन्शियस फोकस है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जो है हम मदद करना चाहते हैं, चाहे वो कोको हो, चाहे वो कैशू नट हो, चाहे वो कोकोनट हो, जहाँ पे फार्मर को पर एकड़ इनकम ज़्यादा मिल सकता है, उसके ऊपर पूरा फोकस रहा है। उसी के अराउंड सारा पुश है कि हम उसको प्रमोट करेंगे और फार्मर का इनकम बढ़ाएंगे। तो आई थिंक दैट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उसके ऊपर बात कम हुई है और कौन से क्रॉप से ज्यादा इनकम आ सकता है उस पे बात हुई। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फंडामेंटल चेंज। देखिए, सरकार इस बात को समझती है कि बड़े ट्रेडिशनल सोच हैं कि आप सब्सिडी बढ़ाएंगे आप, और जो बाकी कन्वेंशनल तरीके हैं उसका MSP फॉर एग्जांपल, कृषि को उससे आगे ले जाने का टाइम आ गया है। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे एनहांस करेंगे, उसको कैसे उसको रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए ताकि कृषि को इसका फ़ायदा मिले। कल को लोग जो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, अपनी फसल के बारे में जानना चाहते हैं, मौसम कब आएगा, कितना स्टे करेगा, किस वॉल्यूम में स्टे करेगा, उसमें इस बजट में बहुत ध्यान रखा गया है। ये जो प्रेडिक्टेबिलिटी है किसानों के लिए फसलों के बारे में जानने की, उसको कितना इनकरेज करेगा और उसको कितना कंसोलिडेट करेगा। एब्सोल्यूट। तो अगर आप देखें जो पूरा भारत विस्तार के बारे में जो पुश आया है कि हम AI यूज़ करेंगे, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, हम जिसके बेसिस पे फार्मर को टाइमली एडवाइस मिल सके। अब टाइमली एडवाइस तो एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। कभी भी जो है, अभी मेरे को बोना है, अभी मेरे को पानी डालना है, अभी मेरे को पेस्टिसाइड लगाना है, वो टाइमली एडवाइस तो वैसे ही क्रिटिकल होता है। अब जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज के वजह से जो है वो सीजनल वेगरीज, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 50 साल पहले जो हमारा मॉनसून का पैटर्न था वो अब नहीं रहा है जी। जिस टाइम पे लोग अपना बोते थे और अपना हार्वेस्ट करते थे, थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। कभी बारिश पहले हो जाता है, कभी बाद में होता है। तो जो टाइमली एडवाइस है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का अभी पुश है, उससे यही फायदा होगा कि बेटर एडवाइस आएगा, मोर लोकलाइज्ड एडवाइस आएगा, एंड जितना उनको टाइमली एडवाइस मिलेगा उसके हिसाब से वो अपना फार्मिंग का डे टू डे एक्टिविटीज जो है प्रॉपरली कर पाएंगे, तो फिर उनका फायदा हो। जो AI एनेबल्ड एडवाइजरी प्लेटफॉर्म जिसकी बात ये कर रहे हैं, अभी आपके पास बाद में आएंगे, जो विस्तार पे बात करेंगे हम लोग। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स के उसका ईल्ड है या जो उसका कॉस्ट भी आता है, उसको रिड्यूस करने में ये
टूल, इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस, वॉट एवर यू माइट कॉल इट, ये किस हद तक किसानों की मदद करेगा? देखिए, इसमें दो तरह से देखना चाहिए इसको। पहला तरीका है जो राम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, जैसे भारत विस्तार से स्टार्ट, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। एक तो जो ये बजट में हुआ है, ये अगले 10 साल का एक विजन है जो 3 साल, 5 साल और 10 साल के होराइजन पर देखना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 ये बात है कि अभी तक कोई यूपीआई प्लस उसके अराउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर में नहीं क्रिएटेड है। एक किसान की आइडेंटिटी, फिर उसके पास ज़मीन कितनी है, उसमें सॉइल कैसा है, कौन सी फसल लगाई थी आपने परसों, उसमें प्रोडक्शन कितना निकला था, ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन्ड है। लार्जर इकोनॉमीज़ में ये सारे डेटा मेंटेन्ड है, जिससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये इसका एक सूत्रधार है भारत विस्तार। अब दूसरी बात, जब इसको इम्प्लीमेंटेशन और आज की अगर हम बात करें तो उसमें एआई का आज के टाइम पर इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि प्रिसिशन हम बात कर सकते हैं बिना किसान को खर्चा किए हुए। जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको आईओटी डिवाइस लगानी होती है। हमारे किसानों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो माइक्रो लेवल पर वो कर सकते हैं, बट अब ये पॉसिबल है, जहाँ पर हम एक गांव के लेवल पर कुछ अलग एडवाइजरी दे रहे हैं, दूसरे गांव में कुछ अलग एडवाइजरी हो रही है। अभी तक जो हमने 2016 में स्टार्ट किया था ग्रामोफोन, उसमें हम भी यही चीज़ करना चाहते थे, बट हमारे पास टूल्स ही नहीं थे उस समय कि हम वो चीज़ इतने इफेक्टिवली कर सकें। बट ये अगर सूत्रधार जो भारत विस्तार बोला जा रहा है, ये अगर रेडी होता है अगले 2 से 3 साल में, इस पे काम लगेगा, टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें करना इजी हो जाएगा। इसके ऊपर हमारे जैसी जो कंपनीज़ हैं या और दूसरे लोग हैं उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। ये जो खर्चा है वो कम हो रहा है। तो अब माइक्रो की बात होनी चाहिए, मैक्रो नहीं। तो आई थिंक गवर्नमेंट अब उस डायरेक्शन में जा रही है कि हम माइक्रो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कर सकते हैं, जो अच्छी नहीं है वहाँ पर कौन सी फसलें लेनी चाहिए, ये सब करके मुझे लगता है कि इस विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला स्टेप है जिस पे काम और बातें होती आई हैं। एग्री स्टैक, भारत विस्तार, ये इसी के स्वरूप में आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से हो जाए अगले 3 से 5 साल में, वो कैसे होगा वो अभी भी देखने के लिए है, बट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा इस चीज़ का। इसमें बजट में सरकार ने एक और बात का बड़ा ध्यान रखा है कि जैसे जो बाकी बजट में अब तक हम लोग कई बार देखते रहे हैं कि जैसे तुरंत क्विक फिक्स का कोई इंतज़ाम नहीं है, लंबा एक विजन लेकर चला गया। तो इस तरह के ये कितना बड़ा विजन ये बजट में जो है वो लॉन्ग टर्म में किसानों के काम आएगा, हम ये जानना चाहते हैं। श्योर, आई थिंक हम बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों की। तो जैसा मैंने कहा कि हाई वैल्यू क्रॉप्स पे जो फोकस है, द मिनट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कोकोआ, कोकोआ में जो है आप 1 एकड़ में 1 लाख से 4-5 लाख तक भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्राइस कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, कोकोनट का ऑलरेडी जो लोग बना रहे हैं उनका इनकम काफ़ी हाई है जी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप मूव करते हैं रेगुलर पैडी या वीट को छोड़ के इस तरह के हाई वैल्यू क्रॉप्स में, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्लांटेशन क्रॉप्स में वैसे ही अपार्ट फ्रॉम ओकेजनल पेस्ट अटैक्स प्रॉब्लम्स कम होते हैं जी, और उनका बेटर साइकिल रहता है। रही बात प्रेडिक्टेबिलिटी की, तो वहाँ पे वो फिर आपका वो भारत विस्तार वाला कॉन्सेप्ट आता है कि पूरा टेक लेयर अगर वो बना रहे हैं, अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कहाँ पे कितना सोइंग हुआ है, कब सोइंग हुआ है, और वेदर डेटा से आपको प्रेडिक्शन मिल रहा है कि अभी बारिश होने वाला है या आसपास कोई अटैक हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन डीपीआई के बेसिस पे अगर आपके पास आता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस रीजन में अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो फिर टाइमली एडवाइस जा सकता है कि आप ये करेक्टिव एक्शन लीजिए या इस तरह से जो है अपना सोइंग पैटर्न चेंज करिए। तो जो आप प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें, वहाँ पे फिर फार्मर को फायदा होता है कि हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि अभी मेरे को क्या करना है। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या टैक्सेशन बदलने की का जो संकेत दिया है बजट में, इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या एग्रीकल्चर में? ये आई थिंक फ्यूचर्स के अराउंड ये सारी चीज़ें हैं। जनरली एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी, उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। इस बजट में मेनली फोकस वही 2-3 चीज़ों पे है
कि हम अपना इंफ्रा कैसे सुधारें, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रा। फिजिकल इंफ्रा पे वैसे बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, मेनली डिजिटल इंफ्रा पे बात की गई है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने वाला है। तो अभी जब जैसे हम कहते हैं कि किसानों का इनकम बढ़ाइए, इस बजट में एआई पे बहुत फोकस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में न केवल कृषि बल्कि बाकी और जो दूसरे सेक्टर्स हैं सब पे फोकस है। मतलब किसानों को एआई से केवल ये प्रेडिक्शन के अलावा किस काम का आएगा वो? तो प्रेडिक्शन अगर पूरा साइकिल समझें, खेती में आपको क्या उगाना है, वो डिपेंड होता है मौसम पे, ज़मीन पे, पानी की अवेलेबिलिटी पे, डिपेंड होता है कि उस पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, मार्केट मंडी पास में है कि नहीं है उसकी। अब किसान अगर एक जगह पर टर्मरिक लगा रहा है जी, उसको भले ही उसमें मुनाफा ज़्यादा हो, पर मंडी पास में नहीं है तो वो नहीं लगा पाएगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग जगह पर मौजूद है, एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट कभी भी किसान को इस तरह से नहीं होता है कि राइट डिसीजन वो राइट टाइम पर ले सके। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर फ्यूचरिस्टिक देखा जाए तो जैसे बजट में अनाउंसमेंट हुआ है कि देयर विल बी अ हेल्प टू रिजुवेनेट प्लांटेशन, अ लॉट ऑफ ऑर्चिड्स। सिंपल चीज लाइक अगर कोकोनट भी उठा ले, आप नया लगाओगे तो कम से कम आपको 3 साल लगेगा फॉर इट टू कम। टिपिकली 5 से 6 साल में जो है वो आना शुरू होता है। अब जो लेंड कर रहा है उसको कि भाई 3 साल तक जो है आप पैसे लो और लगे रहो, बाद में पैसे लौटाना, उसको अगर भारत विस्तार या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू रेडीमेड रिपोर्ट्स मिलते हैं कि मैंने जिस फार्मर को लेंड किया उसके खेत का ये हालत है, इतना प्रोग्रेस हुआ है, इतना भी इसका एग्जिस्टिंग है, या ये मेरा फ्यूचर यील्ड प्रेडिक्शन है, तो सोचिए कि वो लेंडिंग इकोसिस्टम के लिए कितना पावरफुल होगा और हेंस उस फार्मर के लिए कितना वो पावरफुल होगा। सही दिशा में आप जा रहे हैं अभी इसके, क्योंकि आपने लेंडिंग की बात की है, तो उस जगह पे हम लोग जहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे किसानों के लिए फाइनेंस की भी एक जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे उसका ईज़ होता है, वो एक कंफर्ट देता है किसानों को। कि कई रिपोर्टें आप देखेंगे जिसमें कहेंगे साहब बैंक का जो लिमिट है उतना भी किसानों को वो नहीं दे पाते हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसके हिसाब से एग्रीकल्चर का हिस्सा पूरा नहीं होता। राइट। ये एग्रीकल्चर के लिए कितना बड़ा इम्पेडिमेंट है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? मतलब ये एग्रीकल्चर के जितने ब्रांच हैं सब पे लागू होता है। करेक्ट। काफ़ी भारी सवाल है और काफ़ी क्रिटिकल सवाल है। जैसे आपने सही बोला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जितना अलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। कहीं पे लोग बोलते हैं हमारे को पूरा पेपर वर्क नहीं मिल रहा है, कहीं पे बोलते हैं कि हम वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं पे लोग बोलते हैं कि हम रिस्क असेसमेंट ढंग से कर नहीं पा रहे। एंड आई थिंक हियर इज वेयर टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ बिग रोल। यस। तो जैसे एग्री स्टैक हैज़ लार्जली सॉल्व वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर फार्मर का लैंड उसके नाम पे है एंड वो इंफॉर्मेशन डिजिटली कैप्चर्ड है, तो आपका फार्मर का नाम और उसके लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड से जो है, जो फिजिकल वेरिफिकेशन पहले होता था कि यार बोल तो रहा है ज़मीन इसके नाम पे है या किसी और के नाम पे है, पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। दूसरा अगर आप देखें तो सैटेलाइट डेटा के बेसिस पे जो है हिस्टोरिकल यील्ड एंड हिस्टोरिकल रिस्क्स कि भाई वेदर ठीक से हुआ नहीं हुआ, उसके बेसिस पे एक रिस्क स्कोर फार्मर का असाइन होना शुरू हो गया है। तो there are pockets where it is working well, there are pockets where it is not working that well, but at least वो काम शुरू हो गया है। इस तरह के इंटरवेंशन जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे और डेटा आएगा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये नहीं हुआ है, उससे जो है रिस्क असेसमेंट ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो लेंडिंग ज़्यादा आसान पड़ेगा। और जितना ज़्यादा वो डिजिटली एनेबल होगा उतना ज़्यादा वो फास्ट प्रोसेस होगा। यू मे वांट टू टॉक अबाउट मतलब इस चीज़ पे मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा फ्रॉम अ ऑपरेटर्स लेंस, क्योंकि हम 10 साल से गाँव में किसानों के साथ ये सब चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग थी कि हम उनको सीड्स, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ राइट टाइम पे राइट जगह पर दिला पाए। फिर हमने पार्टनरशिप्स भी की कई सारे लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़ी बड़ी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कि क्या आप किसानों को डायरेक्ट क्रेडिट दे सकते हैं। बट
हमको चैलेंजेस इस तरह के आए कि हमारी ब्रांच नहीं है यहाँ पर, हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हम मॉनिटर कैसे करेंगे, क्या आप हमको फाइनली इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे रियल टाइम एक क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होता है, जैसे एक पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट करेंटली जैसे मैंने मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए किसी को लेंड किया फार्मर को बेस्ड ऑन कि उनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, बट वो किसके बेसिस पे, कोलैटरल या रिस्क है आपकी फसल सही से हो रही है या नहीं, वो अगर हम आपको रियल टाइम दे दें कि आज से 25 दिन की ये फसल हो गई है, ये सही दिख रही है, देयर इज सम स्कोर जो रियल टाइम वो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ पॉसिबिलिटी थ्रू दिस इंफ्रा जो है होगी, प्लस उस पर हमारे जैसे स्टार्टअप्स और ज़्यादा काम कर सकते हैं, जहाँ पर हम और लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग डेवलप करके बैंकिंग और इनके साथ प्रेजेंट किया जा सके उस डेटा को। तो उस डायरेक्शन में मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा। जैसे राम इन्होंने बताया कि कई जगह पर ये पॉकेट्स में होना शुरू हो गया है, स्केल पे अभी भी नहीं हो रहा है, तो जस्ट इस गैप को ब्रिज करने के लिए आई थिंक ये सारी चीज़ें काफ़ी रिक्वायर्ड हैं और आई थिंक इसका फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसमें एक विस्तार में जाते हैं, नहीं तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। जो लॉन्च ऑफ भारत विस्तार है, कैसे ये शी मार्ट्स कैसे काम करेगा, आपको क्लैरिटी लगती है बजट पेपर देख के? और साथ ही साथ कि कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स कैसे, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको कैसे एम्पावर करेगा? श्योर, आई थिंक डिटेल्स अभी भी पेंडिंग है, बट ये दोनों अलग टॉपिक हैं। शी मार्ट जो है, बहुत दिनों से एक कॉन्सेप्ट चल रहा है VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। एक तरह से ये उसी का एक्सटेंशन है कि अगर रूरल लेवल पे विमेन फार्मर्स को एम्पावर किया जाए, उनको छोटे छोटे दुकान लगाने का मदद किया जाए, और जिसके थ्रू वो अपना या तो पोस्ट हार्वेस्ट मटेरियल बेचें, या हो सकता है उसमें जो है आप इनपुट्स भी बेच सकते हैं। जैसे ये बता रहे थे कि रूरल एरियाज में जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वीक होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई चाहिए होता है जो लोकल गांव वालों को जो है सीड सप्लाई कर सके, कोई एक हेल्पर वहाँ पे चाहिए। तो ऐसे अगर वो एक्सपैंड करते हैं तो ट्रेडिशनली इन जैसे दुकानों में मेल्स बैठते हैं, तो अगर फीमेल्स को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो अपना जो है दुकान चलाने की कोशिश करती हैं, तो फिर उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा, उनका इनकम। मार्केट लिंकेज एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट लिंकेज का। सो व्हाट टिपिकली हैपेंस इज, फार्मर बोलते हैं कि हमने उगा दिया, कोई खरीद नहीं रहा। एंड अगर आप लार्ज बायर से बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि हमें जो चाहिए हमें मिल नहीं रहा, अगर कोई उगा दे जो हमें चाहिए तो हम खुशी खुशी प्रोक्योर कर लेंगे। तो वो जो ब्रिंगिंग द पार्टीज टुगेदर है, वो एक क्रिटिकल चैलेंज हो जाता है कि मार्केट में जो चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो वैरायटी चाहिए, जिस प्रैक्टिस से वो उगना चाहिए, आप वो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेचना आसान है। रामाकृष्णन साहब, जो सारे प्रावधानों को किनारे करते हैं, सिर्फ ये बताइए कि जो टॉप 3 बातें जो बजट में आपको लगती हैं कि ये इमीडिएटली किसान इससे कनेक्ट करेगा, किसान को दिख लेगा हाँ हमारे लिए काम हो गया, वो 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं? आई थिंक पहली चीज़ वही हाई वैल्यू क्रॉप्स की है कि आपको अगर सपोर्ट मिल रहा है कि आप नए प्लांटेशन लगाओ या पुराने ट्रीज को हटा के जो है उसको रिजुवनेट करने की कोशिश करो, ये मुझे लगता है कि फार्मर के लिए इमीडिएट फ़ायदा होगा। दूसरा, इस बार जो इन्होंने लाइवस्टॉक और फिशरीज़ के ऊपर जो पुश किया है कि वहाँ पे बेटर वैराइटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो क्या नाम है, प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट करेंगे ऑन द फिशिंग साइड, अमृत सरोवर के नंबर्स बढ़ा रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ अगेन समथिंग वेयर किसान को लगेगा कि हाँ अभी इमीडिएटली मेरे साथ कुछ हो रहा है करके। जो भारत विस्तार वाला है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन एक बार वो यूज़ करना चालू करेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। सेम सवाल आपसे है खान साहब। आई थिंक राम ने काफ़ी ससिंक्टली तीनों पॉइंट्स कैप्चर किए हैं इमीडिएटली, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा कि अगर उन्होंने इस बजट के बारे में सोचा है तो पहला ये विजन कि किसानों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कैसे हो, विच इज़ भारत विस्तार। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन कि कैश क्रॉप्स की तरफ कैसे जा रहे हैं, बेनिफिट आज के टाइम पे कैसे मिलेगा। तीसरा एक्चुअली और एक बात हमने शायद मिस की है कि डेप्थ, उन्होंने डेप्थ पे भी बात की हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज़ कम होती है, वहाँ पर क्या कैसे जो है बेनिफिट करवाया जाए, इसके बारे में भी एक्चुअली बात की है। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम होता है छोटे डिस्ट्रिक्ट्स
या उस जगह जहाँ पानी कम है या सूखा है, उसकी बात भी एक्चुअली हुई है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर से देखें, विजन, फिर इमीडिएट बेनिफिट जहाँ पर कैश क्रॉप की बात कर रहे हैं, फिर वर्स्ट परफॉर्मिंग जहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके लेग्यूम्स लगा सकते हैं, उस तरह के क्रॉप्स लगा जा सकते हैं, उस पे भी बात हुई है। तो तीनों पॉइंट्स आई थिंक विजन से लेकर राइट नाउ बेनिफिट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग पे कैसे काम किया जाए, ये तीनों चीज़ को गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ खान साहब, रामाकृष्णन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी किसान। मंडी.com में आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।